हेलो फ्रेंड्स, ITR4 लाइव हो गई है इनकम टैक्स पोर्टल पर और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इस वीडियो में हम जानेंगे ITR4 फाइल करते समय किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे जब हम अपनी ITR4 की फाइलिंग करने के लिए बैठेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए, ये मैंने ओपन कर लिया है अपना इनकम टैक्स पोर्टल और आप देख पा रहे हैं ITR1 के साथ साथ ITR फॉर्म 4 भी अवेलेबल हो गया है। आपको इस पर क्लिक करना है। ओरिजिनल आप रिटर्न अपनी फ़ाइल कर रहे हैं। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का ऑप्शन हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। आप चाहें तो यूटिलिटीज़ डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं अपना डाटा एंड बाद में उसको अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने करा है, कंटिन्यू। और इसके बाद हमारे सामने ओपन हो गया है हमारा ITR4 सुगम। ITR4 सुगम मैं बता चुकी हूँ आपको किसके लिए यूज़ होता है। एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ITR4 आपकी जो है इंडिविजुअल HUF एंड फर्म्स के लिए होता है जिनकी टोटल इनकम है अप टू ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और आपकी जो इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसी के साथ साथ आपकी सैलरी इनकम भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है। सैलरी इनकम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि सैलरी के लिए तो ITR1 एंड ITR2 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो मेन सोर्स है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। सैलरी इनकम आपकी हो सकती है अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं जहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, या फिर आपने कुछ महीने जॉब की है, उसके बाद आपने बिज़नेस शुरू किया है, इस वजह से आपकी सैलरी इनकम है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि सैलरी इनकम को लेकर के। और साथ ही साथ ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है ITR4 जो प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, 44AD का बेनिफिट लेते हैं, जहाँ पे आपको जो है अपना बिजनेस का टर्नओवर की 6% और 8% आपको अपनी इनकम दिखानी होती है। ये डिटेल वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या है ये प्रिजम्पटिव स्कीम। लेकिन जिन लोगों ने लिया हुआ है बेनिफिट वो वेरी मच अवेयर हैं कि अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है तो आपको अपने टर्नओवर की 6% और 8% इनकम अकॉर्डिंगली दिखानी होती है। अगर आप कम इनकम दिखाएंगे तो फिर आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होंगे। ऐसे केस में आपके लिए ITR4 नहीं है, आपको फिर ITR3 फाइल करनी होगी। इसी तरह से जो 44ADA है वो प्रोफेशंस के लिए है। आपको अपनी 50% जो है रिसिप्ट्स का 50% अपनी इनकम दिखानी होती है। अगर आप कम दिखाते हैं तो फिर आप ऑडिट के लिए लायबल होंगे। 44AE हमारा ट्रांसपोर्टर के केस में होता है जहाँ पे इनकम आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ गुड्स कैरियज पर। साथ ही साथ जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये थी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ITR4 आपके लिए है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि किन केसेस में ITR4 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे रेड हाईलाइट किए हुए हैं। एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी इनकम डिटेल्स पर। तो इनकम डिटेल्स पर आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर में आपको नोट्स दिए गए हैं। मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आप सेट कर सकते हैं वो है 2 लाख। लेकिन आप अगर सेट करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपना लॉस या सेट ऑफ करना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो फिर आप ITR4 नहीं फाइल करेंगे, आप ITR3 या ITR5 फाइल करेंगे। इसी तरीके से अगर आप अपना जो टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस, अगर आपका कोई लॉस आ रहा है बिजनेस में और आप जो है सेट ऑफ करना चाहते हैं या फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फिर आपको ITR3 या ITR5 फाइल करना होगा। आपके लिए ITR4 नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको बेसिकली यहाँ पे जो है ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तभी आप ITR4 जो है चूज़ करेंगे अगर आप इसकी कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे। तो क्या कंडीशंस हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि किन के लिए है ITR4। सेकंड, अगर आप कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या फिर अपना जो है इनकम का लॉस, तो आप फिर ITR4 फाइल नहीं करेंगे, आप ITR3 या ITR5 चूज़ करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर कि जब आप अपनी ITR4 फाइल करने बैठेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शेड्यूल्स के अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं आप जो पिछले साल से हैं, तो वो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको जो है ये चेंजेस किया गया था, 7th प्रोवाइजो ऐड किया गया है।
आई होप ये तो अब आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा कि अगर आपके एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट कराई है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और उसकी डिटेल्स आपको फिर यहाँ पे देनी होगी। अगर कराई है तो आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन पूछा गया है कि आप इस प्रोवाइजो के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यस करना है, और अगर आपने कराई है तो इस तरीके से आपको यस करके यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है दिखानी होगी। उसके बाद अगर आपने फ़ॉरेन ट्रैवल पर अपने लिए या किसी और के लिए 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है तो उसकी डिटेल भी आपको देनी होगी, या फिर 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किए हैं लास्ट ईयर में तो उसकी डिटेल्स आपको अलग से देनी होगी। अब बात करते हैं हमारे इनकम डिटेल्स की। तो खास ध्यान आपको क्या रख करके चलना है, एक लॉस वाला मैंने आपको बता दिया है। ATD के शेड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है एक चेंज हुआ है कि आपको जो है ATD की जो डिडक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, वहाँ पे आपको जो है अब एक ATD का शेड्यूल फिल करना होगा। ATD का अलग से शेड्यूल इन्होंने दे दिया है जो अब आपको फिल करना होगा, और वहाँ से ये जो इनकम है वो जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगी। तो ये ATD है। वेदर यू और योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीज़न, तो इस तरीके से देखिए अब आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल फिल करना है। वेदर एनी ऑफ़ योर पेरेंट इज़ अ सीनियर सिटीज़न, अगर आपका जो पेरेंट्स हैं अगर उनमें से कोई सीनियर सिटीज़न है या फिर आपका कोई और फैमिली मेम्बर मतलब कि पेरेंट्स को छोड़कर कोई और सीनियर सिटीज़न है तो फिर आपको अलग से यहाँ पे डिटेल ATD की फिल करनी है। ATD की डिटेल्स के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे शेड्यूल आया है वो आया है ATG को लेकर। ATG की आपकी जो डिटेल्स हैं वो अलग से ऑलरेडी पहले भी फिल होती आ रही हैं। ATG जो आप डोनेशन देते हैं यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स उसकी देनी होती हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉपर रिसिप्ट्स हों, ATG के रिसिप्ट्स आपके पास हों, तभी आपको जो है डोनेशन की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो अपनी रिसिप्ट्स अपने पास रखिएगा जब आप अपनी ITR फाइल करने के लिए बैठें। हाँ, इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही थी वो है हमारा जो ये देखिए, वेदर एनी ऑफ़ योर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स अगर आपने 1/4 से 30 जून के बीच में की हैं तो आपको फिर एक नया शेड्यूल फिल करना है जो है शेड्यूल D1। तो शेड्यूल D1 का डाटा आपको प्रिपेयर करना है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने अगर की है 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो कि की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, तो उसके डाटा को आप अलग से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि आपको उसकी फिगर्स अलग से शेड्यूल D1 के अंदर जो है दिखानी होंगी। तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आप अपनी लेकर के बैठिएगा। जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की हैं आपको पूरी डिटेल्स अपने पास रखनी है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने 1/4 से 30 जून के बीच में की है उनकी फिगर्स को अलग से आपने डाटा प्रिपेयर करना है। जो आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में की है उनका डाटा, साथ ही साथ आपको अलग से डाटा जो है रखना है, एक्सेल में बना करके रख लेनी है एक शीट जहाँ पे आपने 1 अप्रैल से 30 जून तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो की है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको ये जो नया शेड्यूल आया है D1 इसके अंदर अपनी फिगर्स जो है अलग से दिखानी होंगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी बैंक स्टेटमेंट्स रखिएगा। अपनी जो भी रिसिप्ट हैं आपको जहाँ भी जितना भी इंटरेस्ट मिला है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बैंक जो है आपको इंटरेस्ट देता है तो बैंक के जितना भी इंटरेस्ट आपको इनकम हुई है, काफ़ी सारे लोग उस इनकम को दिखाना भूल जाते हैं इंटरेस्ट इनकम को, लेकिन आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है और जहाँ भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो सभी इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखानी है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका अगर कहीं TDS डिडक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक ने ही डिडक्ट कर लिया है या फिर कहीं और आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको जो है माई अकाउंट में जाके अपना 26AS का क्रेडिट चेक कर लेना है। 26AS का क्रेडिट चेक करना बहुत ही ईजी है, आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एग्री करेंगे और व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। बार बार मैं ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ कि 26AS को बहुत ही केयरफुली चेक कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके लास्ट क्वार्टर का जो TDS है वो अभी रिफ्लेक्ट ना हो। TDS रिटर्न फाइलिंग डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून 2020 तक, तो हो सकता है उसके बाद ही आपका TDS जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो जब तक आपका जितना भी TDS डिडक्ट हुआ है वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी है।
आप अगर अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो हो सकता है आपका कोई टैक्स पेबल बन जाए, जो कि ना बनना हो। तो इस वजह से आपको जो है पहले अपना TDS एंड TCS जो क्रेडिट है वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जो है अपना TDS चेक करना है। तो चलिए, ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। इन्वेस्टमेंट्स के आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके पास होने चाहिए। अगर आपको सैलरी से इनकम हुई है तो अपनी सैलरी रिसिप्ट से मेक श्योर कि आपकी जो इनकम है वो आप करेक्टली शो करें। तो ये थी कुछ सावधानियाँ जो आपको रखनी है जब आप अपनी ITR 4 को फाइल करें। बहुत ही सिंपल है आपकी ITR 4, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं।